नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आपके ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए एलएम ज्योग्राफी लेके आया है यहाँ राजस्थान जीके स्पेशल एमसीक्यूज, जो कि मुख्य रूप से चतुर्श्रेणिक कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए है। लेकिन आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षा में राजस्थान भूगोल को लेके, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति को लेके जो टॉपिक है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह क्लासेस मील का पत्थर साबित होने वाली है। और निश्चित ही जिस तरह से हम अध्ययन कर रहे हैं और जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग और साथ मिल रहा है, निश्चित रूप से हम अपनी कोशिश में कामयाब होंगे, अपनी सफलता की नई कहानी लिखेंगे। तो आपकी सफलता की कहानी को लिखने के लिए आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जल संसाधन। अब देखिए, जल संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिसमें जल का संग्रहण, संरक्षण किया जाता है, उन्हें हम जल संसाधन के रूप में जानते हैं। विशेष रूप से जब हम राजस्थान के जल संसाधन की बात करते हैं तो इसमें हम राजस्थान की नदियों की बात करते हैं, राजस्थान की झीलों की बात करते हैं, राजस्थान में तालाबों की बात करते हैं, या फिर अन्य जल संरक्षण की जो विधियां हैं उनका भी हम अध्ययन करते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो प्रश्न राजस्थान में जल संसाधन को लेकर पूछे जाते हैं वह तालाब और झील से पूछे जाते हैं। तो आज हम राजस्थान के जल संसाधन को लेकर क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, उन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही क्या हमें पॉइंट याद रखने हैं, किन किन बिंदुओं को हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, उन पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए। राजस्थान में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? ए, जयपुर रीजन, बी, कोटा रीजन, सी, बीकानेर रीजन, डी, उदयपुर रीजन। अब देखिए, सामान्यतः राजस्थान में जब हम सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो राजस्थान में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत हम प्रमुख नदी घाटी परियोजना या बांध की बात करते हैं, या फिर राजस्थान में सिंचाई के अंतर्गत सबसे ज्यादा सिंचाई कुएं और नलकूप से होती है। लेकिन जब हम राजस्थान में सिंचाई के साधनों की बात करते हैं, जो एक प्रकार से जल संसाधन के रूप में, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान में सिंचाई के साधन कौन से हैं। राजस्थान में जब हम सिंचाई के साधनों की बात करते हैं तो जिसमें सबसे पहले जो नाम आता है वह आता है नलकूप, ट्यूबवेल। और राजस्थान में लगभग 42% यानी 40% से अधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूप से होती है। और यह सिंचाई कहां होती है? तो यह सबसे ज्यादा होती है पूर्वी राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान में भी सबसे ज्यादा कहां होती है? तो जयपुर के आसपास, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, उस क्षेत्र में। उसके बाद दूसरा आता है वह है नहरें। नहरें भी राजस्थान में सिंचाई का एक साधन है, और राजस्थान में नहरों के तहत 30% सिंचाई होती है, और इससे सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है वह होती है उत्तर पश्चिम
राजस्थान, यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में नहरों से सिंचाई सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद तीसरा जो आता है वह है कुएं। कुओं से लगभग 24% सिंचाई होती है। और कुओं से भी सिंचाई सबसे ज्यादा कहां होती है? पूर्वी राजस्थान में। और पूर्वी राजस्थान में भी सबसे ज्यादा कहां होती है? जयपुर के आसपास। इसके बाद है चौथा तालाब। तालाबों से सिंचाई राजस्थान में लगभग 1 से 2% होती है। और सबसे ज्यादा कहां होती है? दक्षिणी राजस्थान में। और दक्षिणी राजस्थान में भी कहां पर? तो सबसे ज्यादा यह होती है भीलवाड़ा के अंतर्गत होती है। भीलवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा होती है। और इसके बाद आते हैं अन्य। अन्य के अंतर्गत जब बात करते हैं तो विशेष रूप से खड़िन 2 से 3%। और कहां होती है? पश्चिमी राजस्थान। और सबसे ज्यादा कहां होती है? जैसलमेर के अंतर्गत होती है। तो इस तरह से राजस्थान में यहां सिंचाई के क्या है? साधन है। अब प्रश्न क्या पूछा है कि राजस्थान में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। अब तालाबों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहां होती है? तो हम कहते हैं कि भीलवाड़ा, दक्षिणी राजस्थान। और अब इसमें दक्षिणी राजस्थान में कौन सा रीजन आता है? तो इसका सही उत्तर है उदयपुर रीजन में जो भीलवाड़ा का क्षेत्र आता है, उदयपुर रीजन या डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो भीलवाड़ा, यहां सबसे ज्यादा तालाबों द्वारा क्या होती है? सिंचाई होती है। यदि हम बात करें जयपुर रीजन की तो यहां पर नलकूप तथा कुएं, सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है? नलकूप और कुएं हैं। यदि हम कोटा रीजन की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा सिंचाई होती है बांध से। नदियों पर बनाए गए बांध से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। और बीकानेर रीजन की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई होती है, विशेष रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो इस प्रकार से जब हम राजस्थान के जल संसाधन का अध्ययन करें तो सबसे पहले हम राजस्थान में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं और उनमें सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है और कहां होती है, यहां हमें एग्जाम में पूछा था। क्योंकि राजस्थान में जल संसाधन एक तरह से जल संग्रहण और संरक्षण की विधियां हैं जो कि राजस्थान में, जो राजस्थान वर्षा की विषमता के कारण सूखा और अकाल की चपेट में रहता है, तो सूखे और अकाल के समाधान के लिए जल का समय अनुसार संग्रहण और संरक्षण किया जाता है। इसीलिए हम जल संसाधन में जो है सिंचाई में जो साधन काम आते हैं उन्हें भी अध्ययन में करते हैं। तो एक तो हमें यह विशेष रूप से क्लियर होना चाहिए। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। ए गढ़सीसर तालाब जैसलमेर, बी पदम तालाब सवाई माधोपुर, सी किशोर तालाब कोटा, डी मलिक तालाब टोंक। निम्न में से कौन सा तालाब असुमेलित है? तो अब समझना यहां से एक कि तालाब राजस्थान में एक तरह से परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं। पहला पॉइंट तो ध्यान रखना कि जो तालाब है, तालाब यहां राजस्थान में परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की क्या है? विधियां हैं। और जब हम राजस्थान के तालाबों की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख तालाब जो हमें पूछा जाता है कि गढ़सीसर तालाब यह कहां पर है? जैसलमेर में है।
यह सही है। उसके बाद पदम तालाब, यह रणथंबोर जो राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, यह भी सही है। इसके बाद तीसरा है किशोर तालाब, यह कोटा में, यह भी सही है। लेकिन मलिक तालाब जो है यह टोंक में नहीं है, और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? डी है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, वह है डी। मलिक तालाब जो है यह भी कहां पर है? यह रणथंबोर में है। रणथंबोर सवाई माधोपुर में जो है यह तालाब है। और यह प्रश्न कई बार आता है कि पदम तालाब, मलिक तालाब और जोगी महल कहां पर है? तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान की जो पहली बाघ परियोजना है वहां पर है। अब इसके अलावा राजस्थान में तालाब परंपरागत जल संरक्षण के साधन है। तो इनके अलावा राजस्थान में कौन से तालाब जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो ध्यान रखना, तालाबों के अंतर्गत इन तालाबों के अलावा हमें एक तो पूछा जाता है रानीसर। रानीसर तालाब कहां पर है? तो यह ध्यान रखना जोधपुर में है। रानीसर तालाब कहां पर है? जोधपुर में, यह भी एग्जाम में पूछा गया। एक है पदमसर, पदमसर तालाब, यह भी कहां पर है? तो ध्यान रखना यह भी जोधपुर में है। इसके बाद एक और है बाईजी का तालाब, यह भी कहां पर है? जोधपुर में। इसके अलावा एक और ध्यान रखना, सांसोलाव, सांसोलाव तालाब, यह कहां पर है? बीकानेर में। शिवबाड़ी तालाब, शिवबाड़ी तालाब, यह भी कहां पर है? यह बीकानेर में। इसके बाद एक और है लाखोब तालाब, लाखोब तालाब जो है यह नागौर में है। एक और तालाब है लेवा तालाब, लेवा तालाब, यह बारां में है। एक और है लाखोटिया, लाखोटिया तालाब, यह पाली में है। एक रोडिया तालाब, यह भी कहां पर है? लौडिया कई जगह रोडिया लिखा हुआ है। तो यह ध्यान रखना, यह राजस्थान के प्रमुख तालाब है। लेकिन तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई उदयपुर रीजन में भीलवाड़ा में होती है, यह भी ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? ए खड़ीन पद्धति, बी नाली पद्धति, सी नेहटा पद्धति, डी जोहर पद्धति। जब हम राजस्थान की बात करें, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान की, तो अब ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान में जब हम वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधियों का अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो नाम आता है खड़ीन का। खड़ीन है
जोहड़ है, नेहटा है, इसके अलावा टोबा है, झालरा है और नाडी है, कुई या बेरी है, टाका है। यह सब पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। अब देखिए, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। खड़ीन है, नेहटा है, जोहड़ है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी, नाली। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की विधि नहीं है। नाली क्या है? नाली, नाली का जब हम अध्ययन करते हैं तो नाली गग्गर नदी के पाट, जो गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे हनुमानगढ़ में, या गग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना, नाली वर्षा जल संरक्षण की विधि नहीं। अब आता है खड़ीन की। खड़ीन पद्धति जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वह है जैसलमेर में। पूरे भारत में खड़ीन का संबंध जब आता है तो वह पश्चिमी राजस्थान से, और कई बार प्रश्न आता है कि भारत में विशेष प्रकार की कृषि खड़ीन की जाती है। राज्य पूछा जाता है तो राजस्थान, और राजस्थान में पूछा जाता है सबसे ज्यादा कहां होती है? जैसलमेर। क्यों? क्योंकि जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा वर्षा का जल संरक्षण करके वहां पर कृषि कार्य करते थे। उस वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि को ही क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। और इसीलिए खड़ीन का जब भी प्रश्न आता है पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की विधि या पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विशेष प्रकार की कृषि क्या कहलाती है? खड़ीन कहलाती है। सबसे ज्यादा कहां होती है? जैसलमेर में होती है। इसके बाद है जोहड़। जोहड़ की जब हम बात करते हैं तो यह है शेखावटी प्रदेश। जो शेखावटी प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण के लिए क्या बनाते हैं? कच्चे कुएं बनाए जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जोहड़ कहा जाता है। और जोहड़ का भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शेखावटी प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि क्या कहलाती है। इसके बाद है नेहटा, जिसे नेस्टा भी कहा जाता है और नेड़ा भी कहा जाता है। और नेस्टा और नेड़ा की जब हम बात करते हैं तो यह सबसे ज्यादा प्रचलित है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो जालोर, कि जालोर में जो गोडवाड़ प्रदेश जो लूनी बेसिन का भाग है वहां पर वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि कौन सी है? नेहटा, जिसे नेस्टा या नेड़ा भी कहा जाता है। तो इस तरह से राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधियों में एक तो सबसे ज्यादा खड़ीन, जोहड़ और नेहटा पूछे जाते। अब इसके बाद एक और पॉइंट ध्यान रखना, जब भी नाडी का प्रश्न आता है तो नाडी जो है यहां सबसे ज्यादा कहां है? तो जोधपुर में। झालरा का जब भी प्रश्न आता है तो यहां भी कहां पर है? तो ध्यान रखना, जोधपुर में है। झालरा है, नाडी, यह भी परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की विधि है जो सबसे ज्यादा कहां प्रचलित है? जोधपुर में। और कहा जाता है कि नाडी का निर्माण सबसे पहले जोधपुर के महाराजा राव जोधा ने जो है करवाया था, इसीलिए नाडी है। और दूसरा झालरा, यह वर्षा जल संरक्षण की विधियां सबसे ज्यादा जोधपुर में। क्लियर? तो इस प्रकार से हमें वर्षा जल संरक्षण की विधियां कौन सी हैं, कहां पर प्रचलित है, यह एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाता है। इसमें हमें किसी प्रकार के रटने की आवश्यकता नहीं है। चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से घरों में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि है? ए मदार, बी आगोर, सी चोलावा, डी रहट। अब यहां पे समझना कि राजस्थान में जो घर हैं, घरों में जो टांके बनाए जाते हैं, यहां किसी घर का आंगन है, यहां कोई एक घर है और इन घरों में क्या बनाया जाता है? टांके बने हुए होते हैं। वर्षा जल संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं? टांके बनाए जाते हैं। और इन टांकों में वर्षा का जल इन टांकों में आए, इसके लिए आसपास जो है एक ढाल नुमा आंगन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ढाल युक्त आंगन होता है। और इस ढाल युक्त आंगन को, जिसमें वर्षा का जल पहले इकट्ठा होता है और उसके बाद वह इस ढाल के सहारे कहां आ जाता है? इस टांके में आ जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? आगोर कहा जाता है। आगोर या पायतन कहा जाता है। तो यह ध्यान रखना कि घरों में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि क्या है? इसका सही उत्तर है बी आगोर, या जिसे क्या कहा जाता है? पायतन कहा जाता है। और यह सबसे ज्यादा कहां प्रचलित है? तो यह भी ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान में, कि पश्चिमी राजस्थान में घरों में वर्षा का जल संरक्षण करने के लिए जो एक छोटा आंगन बनाया जाता है ढाल युक्त, उस आंगन को आगोर या पायतन कहा जाता है। अब यहां पर एक शब्द और है, मदार। अब समझना मदार क्या है। कि राजस्थान में जो तालाब या झील है, यहां कोई एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में एक यहां क्या है? तालाब है। यहां एक क्या है? यहां क्या है? तालाब। अब यहां पे समझना कि यहां जो तालाब है, इस तालाब हो सकता है, कोई झील हो सकती है। कि तालाब या झील में वर्षा का जल आए, इसके लिए इसके चारों ओर एक भूमि को सीमांकित किया जाता है कि जिसमें किसी प्रकार का प्रदूषण या गंदगी नहीं हो। तो यह जो है तालाब में वर्षा जल संरक्षण के लिए निर्धारित की गई भू सीमा, जिसे सामान्यतः हम ओरण के नाम से जानते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है? मदार। तो ध्यान रखना, मदार एक प्रकार से आगोर का बड़ा रूप होता है। आगोर घरों में बनाई जाती है या फिर टांकों में जल संरक्षण के लिए बनाई जाती है। लेकिन जब हम तालाब या झील में वर्षा के जल का संरक्षण करते हैं तो उसके चारों ओर जो है भूमि को हम
भू सीमा को निर्धारित करते हैं कि वहां से जो जल है वह पूरा किस में आए, तालाब में आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, मदार कहते हैं। तो यह ध्यान रखना, मदार जो है यहां तालाब और झील के चारों ओर निर्धारित भू सीमा होती है जिसमें वर्षा का जल आता है, और इस सीमा में किसी तरह की गंदगी या प्रदूषण या दूषित करना वर्जित होता है, निषेध होता है। इसके बाद है चोलावा। चोलावा ध्यान रखना, यह एक कुआं होता है। चोलावा क्या है, एक कुआं होता है जिसके चारों ओर समान रूप से पानी का क्या हो, वितरण हो, इसीलिए इसे चौतीना भी कहा जाता है। यानी कि चारों तरफ जल के समान वितरण के लिए बनाया गया एक विशेष प्रकार का कुआं, जिसे चोलावा या चौतीना भी कहा जाता है। और आपने नाम सुना होगा कि बीकानेर का चौतीना कुआं, जहां पर जब चरस के द्वारा पानी निकाला जाता है तो चारों तरफ जो है पानी का समान वितरण होता है, ऐसे कुएं को क्या कहते हैं, चोलावा कहते हैं। इसके बाद एक आता है रहट। यहां जो है रहट, यहां पानी पीने का मिट्टी का बर्तन होता है। पानी पीने के लिए विशेष प्रकार से बनाया गया मिट्टी का बर्तन क्या कहलाता है, रहट कहलाता है। तो इस प्रकार से हमें वर्षा जल संरक्षण में ध्यान रखना, राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की विधियों में खड़ीन, जोहड़ और नेष्टा के अलावा आगोर या पायतन, मदार, टोबा, झालरा, नाडी, कुई और टाका, यह विशेष रूप से केवल जानकारी होनी चाहिए। हमें प्रश्न जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं खड़ीन, जोहड़, नेष्टा के अलावा मदार और आगोर से पूछे जाते हैं। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि जिसका स्वयं का आगोर नहीं होता है, ए टोबा, बी झालरा, सी तालाब, डी नाडी। अब ध्यान रखना, एक एक पॉइंट इजीली समझ में आपको आ जाएगा कि यहां कोई एक क्षेत्र है, यहां एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में यदि कोई तालाब है यहां कोई तालाब है, तो इस तालाब में वर्षा का जल कैसे आए, इस तालाब में वर्षा का जल कैसा है, इसीलिए इसके चारों ओर क्या बनाई जाती है, आगोर बनाई जाती है, जिसे हम सामान्य क्या कहते हैं, बता। इसका मतलब है कि तालाब का क्या होगा, आगोर। अब तालाब से जो छोटा होता है, तालाब से क्या होगा, छोटा, उसे क्या कहा जाता है, नाडी। तो नाडी का भी क्या होगा, आगोर होगा। यह तालाब है और तालाब से छोटा क्या होता है, नाडी। इसका भी क्या होता है, आगोर होता है। यह ध्यान रखना, नाडी का भी क्या होगा, आगोर होगा। और तालाब और नाडी के बीच का जो होता है, जो ऊपर से क्या होगा,
चौकोर होता है और नाडी से क्या होता है, थोड़ा गहरा होता है, इसे क्या कहते हैं, टोबा कहते हैं। क्या कहते हैं, टोबा। जो नाडी से तो क्या होगा, गहरा होगा, नाडी से बड़ा होगा, लेकिन ऊपर से कैसे होगा, ऊपर से वह वर्गाकार आयताकार होगा, इसे क्या कहते हैं, टोबा। और टोबा का भी क्या होता है, स्वयं का आगोर होता है। टोबा के चारों ओर वर्षा का जल संरक्षण करने के लिए इसका मतलब है कि टोबा का भी आगोर होगा, नाडी का। तो सही उत्तर क्या हो गया, डी, झालरा। झालरा का कोई आगोर नहीं होता है। तो अब झालरा का आगोर नहीं होता है तो इसमें वर्षा का जल कैसे आता है, अब समझना कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ऊंचे क्षेत्र, यहां कोई पर्वतीय क्षेत्र है, उच्च भूमि क्षेत्र है, यहां कोई उच्च भूमि क्षेत्र है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं जोधपुर का ही ले लेता हूं, मेहरानगढ़ दुर्ग। यहां अब जब वर्षा के दिनों में जब उच्च भूमि से जल का रिसाव होता है तो इस जल को संरक्षित करने के लिए उच्च भूमि क्षेत्र में क्या बनाए जाते हैं, जल कुंड बना दिए जाते हैं। क्या बना दिए जाते हैं, उच्च भूमि क्षेत्र में जल कुंड बना दिए जाते हैं। जल कुंड बना दिए जाते हैं। तो जब वर्षा होती है तो वर्षा के दिनों में जब ऊपर से जल का रिसाव होता है तो वह जल इन जल कुंड में आके क्या हो जाता है, जमा। यानी कि इन कुंड का कोई आगोर नहीं होता है। इन्हें क्या कहा जाता है, झालरा कहा जाता है। अब ध्यान रखना, झालरा सबसे ज्यादा कहां पर है, तो जोधपुर में है। यहां विशेष रूप से याद रखना, झालरा सबसे ज्यादा जोधपुर में, जिसमें फेमस है मोती बाका झालरा। मोती बाका झालरा सबसे ज्यादा फेमस है। इसी तरह से जोधपुर में देखेंगे तो गुलाब सागर, गुलाब सागर भी जो है एक तरह से क्या है, झालरे का उदाहरण है। इसी प्रकार आप उदयपुर में जाएंगे तो आपने नाम सुना होगा दूध तलाई। दूध तलाई आपने नाम सुना होगा। आप कभी सिरोही गए होंगे तो सिरोही में भी आपने नाम सुना होगा, जिसे हम कहते हैं दूध बावड़ी। कि उच्च भूमि क्षेत्र में जो वर्षा का जल का रिसाव होता है उसको संरक्षित करने के लिए जो जल कुंड बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, झालरा। जो कि परंपरागत जल संरक्षण की तो विधि है, लेकिन इसका स्वयं का कोई आगोर नहीं होता है। वर्षा का जल जब पहाड़ी क्षेत्र से आता है तो वही इसमें जमा हो जाता है और इसमें नीचे फर्श नहीं बनाई जाती, नीचे पक्का नहीं होता है। जो रिसाव होता है वही जल इन जल कुंड में जमा हो जाता है। तो इसीलिए हमें राजस्थान में झालरे को लेके भी कई बार प्रश्न आता है। मोती बाका झालरा सबसे ज्यादा एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि झालरे कहां हैं, तो सबसे ज्यादा झालरे जोधपुर में। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। ए, जयसमंद झील, बी, तलवाड़ा झील, सी, सांबर झील, डी, कोलायत झील। अब देखिए, सबसे पहले तो आंतरिक प्रवाह तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसे कहते हैं। तो आंतरिक प्रवाह तंत्र का मतलब है ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित होता है लेकिन समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है, उन्हें हम आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां कहते हैं।
और जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो पूरे भारत में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे आंतरिक प्रवाह तंत्र है, और राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र आंतरिक प्रवाह तंत्र जो राजस्थान के कुल आंतरिक प्रवाह तंत्र का लगभग 60% है, जो कि हम अपवाह तंत्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। लेकिन आंतरिक प्रवाह की जब हम नदियों का अध्ययन करते हैं तो अधिकांश जो नदियां हैं वह कहां आके घिरती हैं, तो यहां जो नदियां हैं एक झील में आकर घिरती है, जिसे क्या कहा जाता है, सांबर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांबर झील कहा जाता है। और सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और यह भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक आंतरिक नमक उत्पादक क्षेत्र भी है। अब इस सांबर झील में एक तो मंथा नदी आती है, एक खंडेला नदी आती है, एक खारी नदी आती है, एक तुरतमती नदी आती है, एक रूपनगढ़ नदी है। और ये सब नदियां आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां हैं, और यहां कहां, सांबर झील के आसपास आके लुप्त होती है। और इसीलिए सांबर झील को क्या कहा जाता है, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल कहा जाता है। अब एक और पॉइंट तो यहां ध्यान रखना जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सांबर झील में कई नदियां आके मिलती है, और ऐसी कोई झील या गर्त जिसमें कई सारी नदियां आके मिलती है तो उस अपवाह प्रतिरूप को कहा जाता है अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। तो ध्यान रखना, सांबर झील जो है यह अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का भी उदाहरण मानी जाती है, यह ध्यान रखना। तो एक तो सांबर झील जो कि खारे पानी की झील है, लेकिन इसे अपवाह प्रतिरूप के रूप में भी पूछा जाता है। जयसमंद झील जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसे क्या कहा जाता है, जलचरों की बस्ती कहा जाता है। जलचरों की बस्ती किसे कहते हैं, जयसमंद झील को कहते हैं, जो वर्तमान में सलूमर जिले में राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह जो झील है इसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि जयसमंद झील का दूसरा नाम क्या है, या डेबर झील के नाम से किसे जानते हैं। तलवाड़ा झील यह हनुमानगढ़ में है। कहां पर है, हनुमानगढ़ में। मीठे पानी की झील है जो राजस्थान की सबसे उत्तरीतम झील मानी जाती है, इसके उत्तर में कोई झील नहीं है राजस्थान की। कोलायत झील यह कहां पर है, बीकानेर में। और इसी झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। कहां, कोलायत झील के किनारे बीकानेर में। और इस कोलायत झील को मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है। मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है कोलायत झील को। क्यों, क्योंकि इसके झील के आसपास पीपल के वृक्ष ज्यादा है, और यह एक तरह से मरुस्थल में उद्यान की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसे मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहते हैं। और कोलायत झील
जहां पर कार्तिक पूर्णिमा को जो कपिल मुनि का मेला लगता है, यहां पर दीपदान, कौन सी दीपदान प्रथा यह विशेष रूप से पूछी जाती है कि पश्चिमी राजस्थान में दीपदान प्रथा का प्रचलन है तो कोलायत झील में है। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान की जो प्रमुख झीलें जो कि जल संसाधन के अंतर्गत विशेष रूप से जो पूछी जाती है, जिसमें जयसमंद झील क्योंकि यहां कृत्रिम सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सांबर झील जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, कोलायत झील जहां पर कपिल मुनि का जो है आश्रम भी है, कपिल मुनि का मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादक झील है? ए सांबर झील, बी पचपदरा झील, सी डीडवाना झील, डी काबोद झील। अब देखिए, जब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दो प्रकार की झीलें, अब एक एक पॉइंट समझना। जब हम राजस्थान की झीलों का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में हम दो प्रकार की झीलें पढ़ते हैं, एक तो खारे पानी की और दूसरी मीठे पानी की। और जो मीठे पानी की है इन्हें भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक प्राकृतिक और एक करते हैं। अब देखिए, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें एग्जाम है कि पश्चिमी राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें वह अधिकांश कहां पर है? पश्चिमी राजस्थान में। इसे क्या कहा जाता है? तैतीस सागर का अवशेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तैतीस सागर का अवशेष कहा जाता है। और इन खारे पानी की झीलों के लिए माइकोसिस्ट जो चट्टानें, जो लवणीय चट्टानें होती है, वह चट्टानें इन खारे पानी की झीलों के लिए उत्तरदायी मानी जाती। तो ध्यान रखना कि पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? तैतीस सागर का तो अवशेष मानी जाती है, लेकिन खारे पानी की झीलों के लिए कौन सी चट्टानें उत्तरदायी है? तो यह ध्यान रखना, लवणीय चट्टानें जिन्हें माइकोसिस्ट चट्टानें कहते हैं, यह उत्तरदायी मानी जाती है। अब पश्चिमी राजस्थान में माइकोसिस्ट चट्टानें हैं, तैतीस सागर का अवशेष है, तो यहां पर जो झीलें हैं उनमें एकमात्र झील जो कि पश्चिमी राजस्थान में नहीं अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है वह है सांबर झील। तो यह ध्यान रखना, सांबर झील यहां जयपुर में है और यहां राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादक झील है। लेकिन सांबर झील जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो इसका विस्तार 3 जिलों में माना जाता है। जयपुर के अलावा इसकी सीमा अजमेर और डीडवाना कुचामन से भी लगती है, इसीलिए कई जगह इन्हें 3 जिलों की, यानी कि सांबर झील किन जिलों की सीमा पर स्थित है? तो जयपुर, अजमेर और डीडवाना कुचामन की सीमा पर स्थित है। क्लियर हो गया? इसके बाद आती है पचपदरा झील, यहां बालोतरा में, और यहां खाने योग्य, कैसा? खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादक झील है डीडवाना झील। यहां डीडवाना कुचामन में है और यहां
खाने योग्य नमक नहीं है। इसका जो नमक है वह खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा सबसे ज्यादा है। इसके बाद आती है काबोद झील। यहां जैसलमेर में, और काबोद झील का नमक यहां सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादक झील है, क्योंकि इसमें के नमक में 100% क्या है? NaCl सोडियम क्लोराइड है। इसलिए सबसे अच्छा नमक किसका माना जाता है? काबोद झील का माना जाता है। इसका सही उत्तर है डी, कि निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादक झील। यदि पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक, तो खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ नमक पचपदरा झील का है, जिसके नमक में 98% तो NaCl और 0.2 से 2% तक अन्य आवश्यक लवण होते हैं जो खाने के लिए उपयोगी होते हैं। इसीलिए खाने में सबसे अच्छी पचपदरा झील का नमक है, जहां पर खारवाल जाति के लोग मोरली या मोरडी झाड़ी का उपयोग करके नमक का उत्पादन करते हैं, रेस्ता पद्धति से नमक का उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से हमें राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें, उनमें इन 4 झीलों के अलावा जो झीलें पूछी जाती हैं, उसमें एक तो लूणकरणसर जो कि बीकानेर में है, एक तो लूणकरणसर आप याद रखना जो कि बीकानेर में है। इसके अलावा एक है रेवासा, यह कहां है? सीकर में। और एक पूछी जाती है काछोर या कद्दोर लिखा जाता है, यह भी सीकर में। और एक है नावा जो कि कहां पर है? डीडवाना कुचामन में। यह डीडवाना कुचामन में है, यह बीकानेर में है, और यह दोनों, यह भी जो है खारे पानी की झीलों के अंतर्गत पूछी जाती है। चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से राजसमंद झील में किन नदियों का पानी संरक्षित होता है? ए झामरी बागरी, बी बुजड़ा सीसरमा, सी केलवा ताल, डी मसूरदी रूपनगढ़। अब देखिए समझना यहां से कि राजसमंद झील यहां कहां पर है? राजसमंद में। राजसमंद झील यहां कहां पर है? तो यहां राजसमंद में। और इस झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने करवाया था। और इस झील में किन किन नदियों का पानी आता है? तो एक तो गोमती नदी का पानी आता है, केलवा नदी का पानी आता है, और ताल। इन नदियों का पानी जो है इस राजसमंद झील में गिरता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी। अब राजसमंद झील को लेके जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि इस झील पर जो पाल है, जिसे क्या कहा जाता है? 9 चौकी की पाल। और 9 चौकी की पाल पर सबसे बड़ा संस्कृत का शिलालेख है, जिसे कहा जाता है राज प्रशस्ति। तो राज प्रशस्ति जो है, जो 25 शिलाखंड पर है, वह इसी राजसमंद झील के किनारे स्थित है। अब आता है कि झामरी और बागरी, झामरी बागरी और एक और नदी है गोमती। इन तीनों नदियों का जो पानी है वह किस में जाता है? जयसमंद झील में जाता है, यह ध्यान रखना। यानी कि गोमती नदी के पानी को रोककर महाराणा जयसिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, जिसे जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। और इसमें झामरी और बागरी नदियों का भी पानी आता है। बुजड़ा और सीसरमा, इसका जो है पानी
पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। पिछोला झील उदयपुर में, जबकि जयसमंद झील ध्यान रखना सलुम्बर में है। पहले यह उदयपुर में थी, अब यह सलुम्बर जिले के अंतर्गत आती है। सीसरमा और बुजड़ा का जो है पानी पिछोला झील के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है केलवा और ताल का जो है पानी किस में आता है? राजसमंद। मसूरदी जो नदी है इसका पानी आता है बुज झील में, जो कि कहां पर है? जैसलमेर में। बुज झील जैसलमेर में मसूरदी नदी का पानी आता है। और रूपनगढ़ नदी का पानी किस में जाता है? रूपनगढ़ नदी का पानी सांबर झील में जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो राजस्थान में झीलें उनमें कौन सी नदियों का पानी आता है, यह भी हमें पता होना चाहिए। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध लेवा तालाब का संबंध किस जिले से है? ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी बारा, डी नागौर। अब ध्यान रखना कि राजस्थान के जो प्रमुख तालाब हैं, जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में जो है एक तो है रानीसर तालाब है, दूसरा है पदमसर तालाब है, और बाईजी का तालाब है। तो यह तो जोधपुर के हैं। बीकानेर में बात करें तो सासोलाव और शिवबाड़ी तालाब हैं। बारह में जब हम पढ़ते हैं तो हम कौन सा पढ़ते हैं? लेवा तालाब। और जब हम नागौर की बात करते हैं तो नागौर में जो है प्रसिद्ध है तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी। और इस प्रकार से जब हम राजस्थान में जल संरक्षण के अंतर्गत तालाबों का अध्ययन करते हैं तो प्रमुख जो तालाब है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बारा, नागौर, पाली और कोटा के जो तालाब हैं वह विशेष रूप से हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि तालाबों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई भीलवाड़ा में होती है, लेकिन वह सिंचाई के संसाधन के रूप में पूछाते हैं। जल संरक्षण के लिए विशेष रूप से इन तालाबों को एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाखड़ा नहर से लाभान्वित जिला है? ए श्री गंगानगर, बी हनुमानगढ़, सी बीकानेर, डी बाड़मेर। हालांकि सिलेबस में कहीं पर भी नहर परियोजनाएं नहीं है 4th ग्रेड में, लेकिन दूसरे एग्जाम्स में कई बार नहरें पूछी जाती हैं और उसमें भी सबसे प्रमुख नहर भाखड़ा नहर। हालांकि राजस्थान की प्रमुख नहर के रूप में हम इंदिरा गांधी नहर का अध्ययन करते हैं, तो इंदिरा गांधी नहर एकदम डिफरेंट है। नर्मदा नहर भी है, गंगा नहर भी है, लेकिन भाखड़ा नहर को लेके, क्योंकि भाखड़ा नहर का निर्माण एक सिंचाई परियोजना के तहत किया गया। तो अब यहां पे समझना सबसे इंपॉर्टेंट कि एक परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि राजस्थान, पंजाब और इन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.22% है। और यह जो है परियोजना, यह सतलज नदी पर है।
किस नदी पर हैं? सतलज नदी पर। अब इस परियोजना के तहत 2 बांध बनाए गए हैं। एक बांध बनाया गया है नांगल बांध, और एक बांध बनाया गया है भाखड़ा बांध। जो नांगल बांध है वह तो है पंजाब में, और भाखड़ा बांध यह है हिमाचल प्रदेश में। अब इस नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई है। कितनी नहरें? 2। एक नहर है बिस्ट नहर, यह पंजाब में जल आपूर्ति करती है, और एक नहर बनाई गई है भाखड़ा नहर, यह पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, इन 3 राज्यों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। लेकिन राजस्थान में इस नहर से केवल एक ही जिले को, कौन सा? हनुमानगढ़ जिले को जल आपूर्ति होती है। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि भाखड़ा नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर है वह है बी, हनुमानगढ़। गंगानगर जो है यह किस नहर से लाभान्वित होता है? तो यह गंगा नहर से जो है सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है गंगानगर, और गंगा नहर केवल गंगानगर से संबंधित है, भाखड़ा नहर केवल हनुमानगढ़ से। लेकिन बीकानेर को सबसे ज्यादा जो है जल आपूर्ति होती है वह इंदिरा गांधी नहर से, कि इंदिरा गांधी नहर से सर्वाधिक जल आपूर्ति किस जिले को होती है? बीकानेर को। यानी इंदिरा गांधी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? और उसके बाद बाड़मेर, बाड़मेर सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है नर्मदा नहर से। नर्मदा नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? बाड़मेर है। हालांकि जालोर और बाड़मेर दोनों लाभान्वित होते हैं, सबसे ज्यादा बाड़मेर होता है। तो इस प्रकार से हमें, जब हम राजस्थान में जल संसाधन का अध्ययन करते हैं तो सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं और उसके साथ साथ जल संरक्षण की कौन सी विधियां हैं, इनको लेके जो प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। आप में से कोई विद्यार्थी कहेंगे सर नहरें भी करवा दीजिए, तो जिनको नहरों के बारे में विशेष रूप से इंदिरा गांधी नहर के बारे में अध्ययन करना है तो हमारा जो मुख्य चैनल है लर्न विद मधुसूदन सर, उस पर इंदिरा गांधी नहर की एक डिटेल क्लास अवेलेबल है। वहां से आप इंदिरा गांधी नहर की हिस्ट्री, इंदिरा गांधी नहर की वर्तमान स्थिति, इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित जिले, उनकी जो है लिफ्ट नहरें, शाखाएं, सबका पूरा विस्तार से जो है डिटेल से अध्ययन करवाया गया है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने राजस्थान में जल संसाधन के अंतर्गत जो भी जल संसाधन की विधियां जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए कि जो विद्यार्थी 4th ग्रेड के बाद में 2nd ग्रेड की, 1st ग्रेड की या 3rd ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए हमने LM ज्योग्राफी के माध्यम से जो एक स्वतंत्रता दिवस ऑफर 15 अगस्त तक दिया था उससे हमने 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। तो जो भी विद्यार्थी LM ज्योग्राफी से या LM ज्योग्राफी एप्लीकेशन से 1st ग्रेड के 1st पेपर और 2nd पेपर के लिए ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है, 2nd ग्रेड 1st पेपर और 2nd पेपर के लिए ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है, या फिर 3rd ग्रेड के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, शैक्षिक परिदृश्य, भाषा साहित्य, सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहता है, सामाजिक अध्ययन पढ़ना चाहता है, तो उनके लिए ऑफर 31 अगस्त 2025 तक है। इसलिए साथियों, यदि आपको किसी प्रकार का कंटेंट को लेके कोई डाउट है, प्रश्नों की प्रकृति और उसके सॉल्यूशन को लेके डाउट है, तो आप कमेंट्स कीजिए, क्योंकि कई विद्यार्थियों के मैंने कमेंट्स पढ़े,
सबसे ज़्यादा कमेंट्स कह रहे हैं कि सर PDF कहाँ अवेलेबल होगी। तो उन विद्यार्थियों का मेरा इतना ही निवेदन है कि जो भी YouTube पे क्लास अवेलेबल होती है उसके LM ज्योग्राफी किसी प्रकार की PDF उपलब्ध नहीं करवाता है, क्योंकि PDF के इंतजार में विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर देता है। इसीलिए मेरा विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप PDF के लिए नहीं रुकें। आप जब क्लास को देखें, अपने साथ अपनी डायरी, अपना पेन लेके बैठें, साथ साथ जो पॉइंट जिसको लेके आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, उन्हें नोट करते जाइए और साथ साथ रिवीजन करते जाइए, क्योंकि PDF का इंतजार केवल और केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको या तो परीक्षा में नहीं बैठना है या परीक्षा में सेलेक्ट नहीं होना। जो PDF का इंतजार करते हैं वह सफलता का भी इंतजार करते हुए रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता के रथ पे यदि आपको सवार होना है तो आपको अपने नोट्स को, अपनी किताबों को, अपने पेन को, अपनी डायरी को सारथी बनाना होगा। PDF को या फिर अदर नोट्स को सारथी नहीं बनाना होगा। हाँ, एक शिक्षक आपको मार्गदर्शित कर सकता है, लेकिन अंतिम सफलता आपकी मेहनत, आपके विश्वास और आपके द्वारा किए गए प्रयासों से ही मिलेगी। केवल PDF या नोट्स इकट्ठे करने से नहीं मिलेगी। उन्हें पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने अनुसार याद करना पड़ेगा। और जो विद्यार्थी इस प्रकार से प्रयास करते हैं निश्चित रूप से सफल होते हैं। और मैं भी चाहूँगा कि आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखें। जो पॉइंट आपको कहीं न कहीं डाउटफुल लगता है उनको नोट करें और साथ साथ रिवीजन करते हुए अपनी सफलता सुनिश्चित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।